नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। कहा कि किसान उत्पादक संघ का निर्माण हो रहा है तो सेमीकंडक्टर का भी किया जा रहा है निर्माण। आज करीब 5000 अमृत सरोवरों पर हो रहा है काम। 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने जैसे सभी लक्ष्य किए जा रहे हैं हासिल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात के वलसाड़ में प्राकृतिक कृषि परिसंवाद में गोबर धन से धरती का संवर्धन करने का किया आह्वान। कहा कि ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति के संवर्धन से ही वैश्विक शक्ति बनकर उभरेगा भारत। गुजरात के 7.75 लाख किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आने वाले गांवों के सरपंचों के साथ संवाद सत्र का किया आयोजन। कहा कि भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने दोनों पहाड़ी राज्यों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने 4 धाम यात्रा को स्थायी रूप से रोका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वां संबोधन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संघ का निर्माण हो रहा है तो सेमीकंडक्टर का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज पुरानी सोच और पुराने ढर्रों से छोड़कर आगे बढ़ा है। बड़ा सोचना, दूर का सोचना हमारी सरकार की कार्यशैली रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करीब 5000 अमृत सरोवरों पर कार्य हो रहा है। 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने जैसे सभी लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र की विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए देश की महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों का अभिनंदन किया। उन्होंने देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में शिक्षकों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सभी पेशेवरों का योगदान की सराहना की। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है। युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। पीएम मोदी ने कहा कि पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया और साथ ही अलग से मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय का भी गठन किया। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के
एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे, 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। पीएम ने कहा कि भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमने सफलता भी मिली है, लेकिन हम इतने से संतोष नहीं मान सकते। मेरे देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में मुझे और भी कदम उठाने हैं और मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। पीएम ने कहा कि जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन को, देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को नई ताकत दी है और इसकी सफलता को देखते हुए अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र बनवाने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में दी। बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान देवव्रत आर्य ने प्रधानमंत्री की किसानों के लिए किए गए कार्यों के लिए सराहना की। किसानों को जो सरकार की तरफ से योजनाएं चली हैं, जो उन्होंने नीति बनाई है, उसका किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है। कोऑपरेटिव हो चाहे एफपीओ हो, इसके द्वारा किसान को सही दाम मिल रहा है, इस वजह से किसान समृद्ध हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसान को मजबूत करने के लिए उसके खाते में प्रधानमंत्री योजना के तहत उसको
धनराशि दी गई, इससे किसान को बहुत लाभ मिला है। जो गरीब किसान है उसको बहुत लाभ हुआ है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात के वलसाड़ में प्रशासन द्वारा आयोजित प्राकृतिक कृषि परिसंवाद में गोवर्धन से धरती का संवर्धन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति के संवर्धन से ही भारत वैश्विक शक्ति बनकर उभरेगा। प्राकृतिक खेती सच्चे अर्थों में धरती माता की सेवा के साथ उपासना है। मनुष्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार आवश्यक है। प्राकृतिक उत्पाद मानव को निरोगी रखते हैं और इस प्रकार प्राकृतिक खेती समग्र फायदे की खेती साबित हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि गुजरात के 7.75 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के महत्व को विस्तार से समझाते हुए तथा उसकी उपयोगिता का वर्णन करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण एवं ऐसे सूक्ष्म कीटाणुओं की रक्षा होती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और इसके अलावा प्राकृतिक खेती से हवा भी शुद्ध रहती है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, गाय माता और धरती माता का संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में गुजरात को यूरिया, डीएपी, रसायन मुक्त खेती करने वाला राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में बैक टू बेसिक के मंत्र के साथ जीरो बजटीय प्राकृतिक खेती को गति दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा राज्य में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक बनाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में राज्यपाल की सराहना करते हुए कहा कि आचार्य देवव्रत ने स्वयं प्राकृतिक खेती कर उसके अद्भुत परिणामों को किसानों तक पहुंचाया। राज्य सरकार के सहयोग एवं राज्यपाल के बेहतरीन प्रयासों से प्राकृतिक खेती का ये अभियान जन अभियान के रूप में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा का पैटर्न बदला है। तापमान बढ़ने तथा जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय संकटों के विरुद्ध लड़ने के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने वर्ष 2009 में समग्र एशिया में पहली बार क्लाइमेट चेंज का अगला विभाग शुरू किया और देश दुनिया को इस विषय पर विशिष्ट दिशा दिखाई। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के 4 राज्यों और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के सीमावर्ती गांवों के सरपंचों के साथ दिल्ली में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के निवास पर रखा गया। इस कार्यक्रम का मकसद वाइब्रेंट विलेज में हो रहे बदलाव और वहां के रहने वालों के अनुभव को साझा करना था। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए ये सरपंच देश के सीमावर्ती गांवों से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। कभी देश के आखिरी गांव की पहचान रखने वाले ये सरपंच अब देश के पहले गांव के बाशिंदों के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना गांव से की थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज के तहत सीमावर्ती गांवों के आधारभूत ढांचे को न सिर्फ मजबूत किया जा रहा है, बल्कि वहां के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। यह मूल उद्देश्य है कि वहां वो सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, हम सबको मिलकर के सुनिश्चित करना है और आधारभूत संरचना का लाभ वहां के लोगों को बेहतर ढंग से मिले, ये हमें ध्यान में रखना। 207 गांवों के सरपंच अपने अपने परिवारों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जिनमें कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार दिल्ली देखी है। इन लोगों ने वाइब्रेंट विलेज के तहत हो रहे विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। हमको 77 साल बाद इन ग्राम प्रधानों जो कि जमीन से जुड़े हैं, इनको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में बुलाया गया, तो हमारी अपेक्षाएं भी बहुत हैं। जैसा वाइब्रेंट विलेज की जितने भी स्कीम्स है, हम समझते हैं इट टेक्स टाइम ग्रेजुअली, लेकिन जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया है, मोदी जी ने जो भी काम लगाया, अभी 9 महीने से हम कंटिन्यूस इस पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारी इमेजिनेशन है, जो रिक्वायरमेंट है लोकल लोगों का, कुछ भारत सरकार का इमेजिनेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि लोकल लोगों से क्या हम निकाल सकते हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने दोनों पहाड़ी राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 4 धाम यात्रा को कल तक के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु का समय जून महीने से लेकर सितंबर तक का होता है। पशु अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और इसी मौसम के दौरान परिजीवियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है, जिनके द्वारा पशुओं के आंतरिक और परजीवियों के रोग हो जाते हैं। मौसमी बीमारियों की वजह से दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इससे उनके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और उसके कारण दूध उत्पादकता का काफी आर्थिक नुकसान हो जाता है। डॉक्टर निमिषा अवस्थी ने कहा है कि इस मौसम के दौरान पशुओं को प्रोटोजून एवं पैरासिटिक रोग हो जाते हैं। इन रोगों के प्रकोप से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे में बारिश के मौसम में पूर्व अपने पशुओं को टीकाकरण करके संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है और साथ ही इस मौसम में परजीवियों का भी खतरा होता है। ये पशुओं में बहुत हानि पहुंचाते हैं और बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भरने से पशुओं द्वारा मिट्टी और पानी भी संक्रमित हो जाता है और जिसके संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है और इसीलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां उपभोक्ता मामलों के विभाग ने थोक बाजारों में टमाटर की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 15 अगस्त से 50 रुपए प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई से शुरू हुई थी। 13 अगस्त 2023 तक दोनों एजेंसियों ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है, जिससे देश के प्रमुख खपत केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार बेचा जा रहा है। इन स्थानों में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के जयपुर, कोटा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर शामिल हैं। एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटर का खुदरा मूल्य शुरू में 90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था, जबकि बाद में इसे 16 जुलाई को घटाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम और फिर 20 जुलाई को 70 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। अब इसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। दाहोद और मालपुरा मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 14 अगस्त को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 12 अगस्त को चने का भाव रहा 5,250 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में 130 रुपए की तेजी आई और भाव 5,380 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 14 अगस्त को चना 5,125 रुपए पर बिका। राजस्थान के लालसोट मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 अगस्त को चने का भाव था 5,150 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदे 1 रुपए लुढ़क कर 5,149 रुपए पर हुए। मालपुरा मंडी में 12 अगस्त को चने का भाव था 5,400 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में 15 रुपए का उठाव आया और भाव 5,415 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहाँ सोमवार को आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,570 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए। इलाहाबाद मंडी में चना 5,350 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बरेली मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,775 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंगफली की बुआई 11 अगस्त तक 42,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 43,24,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक देखने को मिली है। जामनगर मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं धोराजी, जसदन और राजकोट के साथ साथ महोबा मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्वाकनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 7,005 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,930 रुपए, जबकि राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 अगस्त को मूंगफली का भाव था 6,950 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदे 400 रुपए उछलकर 7,350 रुपए पर हुए। जसदन मंडी में 12 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 7,250 रुपए। 14 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़ककर 7,125 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 12 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 7,450 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव 200 रुपए गिरकर 7,250 रुपए पर आ गए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 12 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,050 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,030 रुपए पर आ गया। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें, किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर ले। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल ले। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डाले। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें, अभी खीरे की बुआई कर ले। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोए। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें, धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहे। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर ले। यहाँ लौकी की भी बुआई करें, साथ ही लाल मिर्च की बुआई करते रहें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में तिरंगा फहराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटियाला में ध्वजारोहण किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में ध्वजारोहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने तिरंगा फहराया। भारत पाकिस्तान सीमा अटारी वाघा बॉर्डर पर भी जश्न आजादी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराया। इस दौरान डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम है। और इसी के साथ ही किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।